जय हिंद बच्चों। तो आइए एक बार फिर से टारगेट आईआईटी सीरीज में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे, वेक्टर सदिश। बेटा सदिश एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं और हर साल मतलब एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल इसमें से आते ही हैं। तो ये आपके लिए एक ऐसा चैप्टर है जो स्कोरिंग है, जिससे आप कम से कम एक दो क्वेश्चन वेक्टर के बिल्कुल आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए PYQ से समझेंगे हम वेक्टर्स के क्वेश्चन। वेक्टर के कंसेप्ट आप मेंस में आप पढ़ चुके हैं, आपने साल भर भी स्टडी किया है, अब सारे कंसेप्ट आपके पास हैं। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके साथ कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए शुरू करते हैं वेक्टर्स पर क्वेश्चन। PYQs हम करेंगे और उससे ही हम कंसेप्ट भी यहीं पर समझते जाएंगे। कंसेप्ट भी हम क्वेश्चन के साथ रिवाइज करते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आए जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को कैसे रीड करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। क्या दिया है, पहले तीन वेक्टर्स दे रखे हैं। एक वेक्टर तो आपको सीधे सीधे मालूम दे रखा है कि गिवन है, वो वेक्टर क्या है 3i प्लस जे माइनस के। ये वेक्टर तो चलिए बढ़िया, पूरी तरह से इसकी जानकारी है हमारे पास, वेक्टर हमें मालूम है। बी के बारे में थोड़ा सा एक उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। बी कैसा दिया है कि आई पहले तो आई है, B2J और B3 के है, मतलब B2 और B3 इसमें दो अननोन दे दी हैं, दो अज्ञात दे दी हैं। और B1 B2 क्या है, कुछ भी कोई भी रियल नंबर ऐसा दिया है। तो सेकंड दिया है बी आपके पास, ठीक है भाई, बी भी हमने देख लिया। और सी के बारे में बात करी है तो सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सी सीधे सीधे बोला है C1i C2j और C3 के, और C1 C2 C3 ये भी कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है भाई, तीनों वेक्टर हमारे पास है, तीनों वेक्टर हमारे पास है। तीन वेक्टर दे रखे हैं, B2 B3 ग्रेटर देन 0, B2 B3 ग्रेटर देन 0। अब देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, कोई भी जानकारी दे रखी है, मतलब उसका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज आया होगा, उपयोग हुआ होगा, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन दी है। कभी कभी ऐसा होता है कि दी हुई इन्फॉर्मेशन का उपयोग नहीं हो, अदरवाइज तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका कहीं ना कहीं काम आएगा। तो B2 B3 ग्रेटर देन 0 दिया है, और A और B, A डॉट B बराबर 0, मतलब A और B कैसे हैं, आपस में लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब एक यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में एक ये इक्वेशन दे रखी है। अब मैट्रिक्स वाले पे यदि अपन गौर करें तो यहाँ पर हमें AC BC और मॉड B मॉड C में रिलेशन देखना है। अब मैट्रिक्स में इधर तो जो भी दिया है, इधर तो चलो अपन पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इधर भी देखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं, गुणनफल कर लेते हैं बेटा, गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल किया तो रो इंटू कॉलम 0, फिर माइनस C3B2 और प्लस C3B3 C2B2 माइनस C2B2 और C3B3 माइनस C2B2 और C3B3 ऐसा दिया है। ठीक है यार, यहाँ पर उल्टा होना चाहिए, मतलब C3B2 होना था, C3B2 होना था, C3B2 होना चाहिए, C3B2 और C2, ये C3B2 होना चाहिए, ये जो है C3B2 होना चाहिए ना, ये C3 है और ये C2 है, ऐसा है, B2 C3 आएगा ना, ये ऐसा दिया हुआ है, C3 है और C2 है। तो चलिए मैट्रिक्स पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, 0 से 1 माइनस C3B2 प्लस C2B3 ऐसा दिया है। और दूसरा अपन देखें, C3 इंटू 1, 0 इंटू B2 माइनस C1B3 और लास्ट वन माइनस C2 और प्लस C1B3 ऐसा दिया है। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, रो इंटू कॉलम, पंक्ति गुणित स्तंभ, 0 माइनस C3B2 C2B3, C3 0 और माइनस C1B3 माइनस C2 प्लस C1B2
C1 B2 ऐसा दिया है, और इधर यहां पर क्या दिया है, अब जरा यहां देखो, यहां दिया है 3-C1 1-C2 और -1-C3। अब यहां पर देख के, पहले तो इसको देख के आपको यहां दिखना चाहिए 3-1-1, मतलब यहां दिख रहा है 3-1-1 और C1-C2-C3 ऐसा दिख रहा है। अब यहां C3-B2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब C और B में संबंध है, C और B में संबंध है, ये रहा B और ये रहा C, B है और C है और यहां पर ऐसा संबंध है, मतलब इन तीनों को मैं देखूं अलग अलग तो ऐसा ऐसा है, यहां पर ऐसा है -C3-B2 प्लस C2-B3 बराबर है 3-C1 और C3 इक्वलिटी, मतलब मैं आव्यूह की समानता वाला कंसेप्ट लगाएं तो C3-C1B3 1-C2 और लास्ट है -C2 प्लस C1B2 बराबर -1-C3 ऐसा दिया, तीन रिजल्ट हैं। अब ये C और B में संबंध है, C और B में आपस में रिलेशन है, मतलब कुछ भी रिलेशन है। अब दो बातें हो सकती है, एक तो B.C और एक B×C। B.C तो सीधा सीधा आएगा C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, वो चीजें यहां पर नहीं है। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, तो दिमाग में एक ही बात आती है यहां पर कि B×C निकाल के देख लेते हैं, B×C निकाल के देख लेते हैं, B×C निकालते हैं। B×C कैसे आएगा, I_J_K 1 B2 B3 और C1 C2 C3, इसको हम निकाल के देख लेते हैं। शायद कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए जो इसको सॉल्व करे और इनमें कोई संबंध आ जाए, शायद ऐसा कुछ हो जाए, तो देख लेते हैं। पहले अपन देखें I के साथ, तो B2 C3 माइनस B3 C2, ये हुआ I के साथ, माइनस J के साथ देखें, J के साथ देखें तो C3 माइनस B3 C1, और K के साथ देखें, K के साथ देखें तो इसको अपन थोड़ा सा सेपरेट कर दें। K के साथ देखें तो K के साथ क्या आएगा, C2 माइनस B2 C1। अब देखो जरा, ये तीनों बातें यहां दिख रही है, P3 C2 माइनस, ये देखो B2 C3 माइनस C2 B3, यही दिया है लेकिन माइनस में दिया है, मतलब इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं C1 माइनस 3 और प्लस कर लेता हूं, ये कितना है C3 माइनस B3 C1, C3 माइनस B3 C1 ही है लेकिन माइनस है, तो इसको भी पलटा के लिख लेता हूं C1 माइनस 1, पहले इसको ऐसा लिख देता हूं, C2 माइनस 1 C2 आएगा, और लास्ट वाला भी देखो यही दिया है पर माइनस में दिया है, तो ये कितना होगा, माइनस साइन हट गया तो ये आ जाएगा C3 प्लस 1 के, ऐसा दिया है। अब इसमें अपन देखें जरा ध्यान से, तो ये ऐसा है C1I C2J C3K माइनस 3I प्लस J और माइनस K। इसको देख के समझ में आ रहा है कि एक तो C है और एक A है, तो B×C C माइनस ए आ गया, मतलब एक रिजल्ट है ना, इनडायरेक्ट दिया है, एडवांस वाले हैं भाई, सीधे सीधे नहीं दिया है। मेंस में होता तो सीधा ये रिजल्ट दिया होता, यहां पर ये रिजल्ट हमें बनाना पड़ा, पहले इसको सॉल्व करके और B और C में रिलेशन करके इतना हमें सॉल्व करना पड़ा। B×C बराबर C माइनस ए, हमारे पास ये रिजल्ट आया है। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में सोचते हैं। इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, रिजल्ट हमारे सामने आ गया है, पूरा रिजल्ट जो आया है वो ऐसा है। क्या रिजल्ट आया है, इसको हम हटा देते हैं, है ना, और रिजल्ट क्या आया है देखें जरा, रिजल्ट आया B×C बराबर C माइनस ए। देखो यार, ये एक वेक्टर इक्वेशन जैसी बन गई, सदिश समीकरण बना है। सदिश समीकरण के साथ हम अलग अलग तरीके से खेल कर सकते हैं, C माइनस ए आया है।
सी माइनस ए आया है। क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ए डॉट सी निकालना है, ए डॉट सी निकालना है, ए डॉट सी निकालना है, और सी माइनस कितना आया है, सी माइनस ए आया है। ए डॉट सी निकालना है और बी डॉट सी निकालना है, बी डॉट सी निकालना है। तो एक बार में ए डॉट सी निकालना है कि ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट सी या ए डॉट बी, यार ये मिसप्रिंट कर देते हैं, उसमें गड़बड़ होती है। ए डॉट सी है, ए डॉट सी है, ए डॉट सी, ए डॉट सी के लिए क्या करें, देखो यार यहाँ सी है, मैं इसमें सी का ही डॉट प्रोडक्ट करता हूं, सी डॉट बी क्रॉस सी, सी का डॉट कर सकते हैं, ए डॉट कर सकते हैं, बी डॉट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं ना। तो यहां पे हुआ सी डॉट सी माइनस ए डॉट सी, ये तो हो गया जीरो, ये तो हो गया जीरो, दो एक जैसे आ गए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सी दो कॉमन है तो जीरो है, मतलब ये जीरो बराबर ये है मॉड सी का स्क्वायर और माइनस ए डॉट सी। अच्छा, तो ए डॉट सी क्या है, ए डॉट सी जो है वो मॉड सी स्क्वायर आया। अब मॉड सी स्क्वायर हमेशा जीरो हो, कोई जरूरी नहीं, ऐसा तो है ही नहीं कि C1 C2 C3 यदि तीनों 0 0 0 हुए तो ही ये जीरो हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो हर हाल में ये जीरो वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं है, मतलब पहला वाला तो इसमें गलत है, ए वाला तो इसमें गलत है। अब बी के लिए देखते हैं, बी के लिए बी डॉट सी करना है तो इसमें बी डॉट करता हूं, बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर से ये जीरो होगा और ये कितना आएगा, बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी, ये है जीरो, बी डॉट सी और ए डॉट बी भी दिया है जीरो, मतलब बी डॉट सी जीरो आ गया। वेरी गुड, मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब बात करते हैं मॉड बी की, अब बात करते हैं मॉड बी और मॉड सी की बात करते हैं, मॉड बी और मॉड सी की बात करते हैं। अब मॉड बी निकालते हैं, इससे मॉड बी निकालते हैं, मॉड बी, तो मॉड बी कितना है, तो मॉड बी है अंडरवुड 1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। अब B2 और B3 में यहां पे रिलेशन निकालें, ए डॉट बी जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, तो इसका मतलब 3 प्लस B2 माइनस B3 बराबर जीरो है, मतलब B2 माइनस B3 का रिजल्ट दिया हुआ है कितना, -3। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, अंडरवुड 1 प्लस ये हो जाएगा B2 माइनस B3 का होल स्क्वायर प्लस 2B2 B3, B2 B3 और B2 माइनस B3 है 3 माइनस थ्री का स्क्वायर, मतलब मॉड बी कितना आया बेटा, तो मॉड बी आया है 1 3 का स्क्वायर 9 9 और 1 10 10 प्लस 2B2 B3। अब देखो यहां इसका यूज आ गया, B2 B3 पॉजिटिव है, धनात्मक है, मतलब जो मॉड बी है वो ग्रेटर देन √10 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है 10 से ज्यादा होगा, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बची लास्ट स्टेटमेंट, मॉड सी के बारे में बात करें। मॉड सी के बारे में किस तरह से बात करें यार, मॉड सी भी देख लेते हैं, मॉड सी भी देख लेते हैं, आ जाओ। अब मॉड सी के लिए क्या करें, मॉड सी के लिए हमें बी डॉट सी मालूम है, बी डॉट सी जीरो है ये मालूम है ना, बी डॉट सी जीरो है ये मालूम है बी क्रॉस सी हमें मालूम है। अच्छा सुनो, डॉट और क्रॉस में रिलेशन बहुत शानदार, कौन सा रिलेशन, बी डॉट सी का स्क्वायर प्लस बी क्रॉस सी का स्क्वायर बराबर मॉड ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 मॉड बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही बनता है। तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, बी क्रॉस सी का स्क्वायर बराबर सी माइनस ए का स्क्वायर, ऐसा कर देते हैं।
ऐसा कर देते, ए डॉट सी, इसको कैसे लिखें अपन, इसको अपन क्या लिखें, ए डॉट सी है, ए डॉट सी हमने कुछ निकाला था क्या, ए डॉट सी की हमने कुछ रिजल्ट निकाला था क्या, ए डॉट सी का रिजल्ट निकाला था क्या, देख लेते हैं, ए डॉट सी का रिजल्ट कुछ था क्या, ए डॉट सी का रिजल्ट था मॉड सी स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखूं, इसको मैं यहां से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं मॉड बी स्क्वायर और मॉड सी स्क्वायर, कैसे, इस रिलेशन से, ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, तो बी क्रॉस सी का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा इस इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, तो मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी मतलब टी सी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, इसकी तो बात करना ही है, ए स्क्वायर कितना है, मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए कितना है, तो अंडर रूट 9 1 10 और 1 11, तो ये है 11 माइनस इसे लिखेंगे मॉड सी का स्क्वायर, तो क्या हुआ ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर इक्वल टू 11, तो मॉड सी स्क्वायर 11 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब मॉड सी जो है वो है रूट 11 अपॉन रूट में 1 प्लस मॉड बी का, अब ये जो वैल्यू है 11 में 1 से ज्यादा का डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो मॉड सी है, मॉड सी है, ये पक्का 11 से कम आएगा, या एक कंडीशन यदि मॉड बी 0 हो जाए, जो कि होगा नहीं, मतलब 11 या 11 से कम आएगा, तो मॉड सी 11, मतलब ये बात भी करेक्ट है, ये बात भी करेक्ट है। आंसर कौन कौन सा है, बी सी और डी है। देखो बराबर सिस्टमेटिक क्वेश्चन केवल सॉल्व करना था, ये रिलेशन, इस रिलेशन पे आप अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन देख सकते हैं, कभी इसमें ए का, देखो एक वेक्टर इक्वेशन से कई सारे रिजल्ट सामने आते हैं, उसमें ए डॉट कर दें, बी डॉट कर दें, सी डॉट कर दें, क्रॉस कर दें, होल स्क्वायर कर दें, कई सारे रिलेशन सामने आते हैं। इसी रिलेशन से हमने तीनों रिलेशन बनाए, देख लो आप, यही रिलेशन था, पहले सी किया तो ए डॉट सी के बारे में जानकारी मिली, यही रिलेशन था, इसमें बी डॉट किया, बी डॉट सी के बारे में जानकारी मिली, इसी में हमने ये तो मॉड बी स्क्वायर निकाल के देखा हमने, और इसी रिलेशन का जब हमने स्क्वायर किया तो जो फोर्थ वाला है वो रिजल्ट भी सामने आया। तो इससे आपको समझ में क्या आई बात, कि यदि वेक्टर इक्वेशन होगी तो आप उसको अलग अलग डॉट करके और रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 3 लाइन है, 3 लाइन है, आर बराबर कितना है, आर बराबर कितना है, लेमडा आई है ना, और आर बराबर के प्लस म्यू जे है, आई प्लस जे प्लस न्यू के है, ये 3 आपकी रेखाएं दे रखी हैं, और इन तीनों पर L2 पर एक बिंदु है Q, L2 पर बिंदु है Q, L1 पर है P, L3 पर R, इस प्रकार है कि P Q R समरेख है। तो Q क्या क्या इसमें से हो सकता है, मतलब P Q R समरेख देखना है। कोलिनियर की कंडीशन सिंपल सी बात है, कोलिनियरिटी अपने को देखना है तो आपके डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दिक् अनुपात, या ऐसा बोलूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। पहले अपन पॉइंट देखें तीनों में, तीनों पॉइंट मैंने सपोज किया, P पॉइंट मैंने सपोज किया यहां से, तो लेमडा 0 0, Q पॉइंट इससे लिया मैंने, यहां से लिया, तो 0 म्यू और 1। अब म्यू के अलग अलग रिजल्ट, क्यू के बहुत सारे पॉइंट, L2 के अलग अलग पॉइंट, R पॉइंट मैंने कैसा कंसिडर किया, R पॉइंट 1 1 और न्यू, ये तीनों समरेख की कंडीशन लगा देता हूं। सरेख के लिए क्या करूं, क्या करूं कि PQ के डायरेक्शन रेशो, PQ के दिक् अनुपात, PQ के दिक् अनुपात क्या है, PQ के दिक् अनुपात बोल दो, विस्थापन सदिश भी निकाल सकते हो अनुपात, तो क्या है PQ निकाल लो, QP निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइनस 0 माइनस लेमडा और म्यू और 1 माइनस 0, और ऐसे ही मैंने क्यू आर के दिक् अनुपात निकाले, क्यू आर के निकालूं या फिर मैं
क्यू आर के निकालता हूं, या फिर मैं पी आर के निकाल लेता हूं, है ना। क्यू निकालना, पी आर के निकाल, पी आर के दिक अनुपात देख लेते हैं। तो पी आर के दिक अनुपात क्या होंगे, 1 माइनस लेमडा और 1 और न्यू, दोनों प्रोपोर्शनल है। कोलिनियर मतलब पी क्यू और पी आर कोई से भी दो ले लो और उनके अनुपात बराबर बराबर लिख लो, मतलब माइनस लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा बराबर म्यू अपॉन 1 और इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। ये रिलेशन अपन ने निकाल लिया कि कोलिनियरिटी का ये प्रतिबंध है। अब ये बोला है कि Q इनमें से क्या क्या हो सकता है। तो देखो भाई Q है कितना, Q कितना है, तो K प्लस म्यू, मतलब म्यू इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इस ऑप्शन से हमें चेक करना पड़ेगा। सपोज करो म्यू हुआ -1/2, -1/2, तो इसमें यार न्यू भी निकल जाएगा और लेमडा भी कुछ ना कुछ निकल जाएगा। -1/2 मतलब लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा बराबर 1 अपॉन 2, तो 2 लेमडा बराबर 1 माइनस लेमडा, लेमडा इक्वल्स टू 1/3, मतलब एक लीगल वैल्यू आ गई, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट है, मतलब -1/2 पॉसिबल है। अच्छा, ऐसा पहला तो पॉसिबल है। दूसरे में देखें अपन, दूसरे में देखें तो बोले न्यू के है सिर्फ, मतलब म्यू जीरो है, म्यू यदि मैं जीरो रखता हूं तो न्यू की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, न्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट नहीं हो सकता। 1/2 भी हो सकता है, 1/2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 1/2 हुआ तो म्यू बराबर 1/2 हुआ, तो म्यू बराबर यदि 1/2 हुआ तो न्यू बराबर कितना आएगा, न्यू बराबर 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे ये -2 आएगा, -2 इसका उल्टा है ना, और माइनस लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 होगा, तो -2 लेमडा बराबर 1 माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा बराबर 1, लेमडा इक्वल्स टू -1, ये भी वैल्यू चलेगी, मतलब ये भी पॉसिबल है, मतलब ये वाला रिजल्ट भी संभव है। अच्छा, इसके हिसाब से म्यू होना चाहिए 1, ये और देख लेते हैं, म्यू बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। यदि म्यू 1 होता है तो न्यू भी 1 होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू 1 हुआ तो न्यू भी 1 होगा, लेकिन यहां पर माइनस लेमडा अपॉन 1 माइनस लेमडा बराबर 1 होना जरूरी है। माइनस लेमडा बराबर 1 माइनस लेमडा आएगा, 0 बराबर 1 होगा, जो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं है, ये रिजल्ट भी पॉसिबल नहीं है। तो कोलिनियरिटी के लिए Q क्या क्या हो सकते हैं, तो Q जो है K -1/2 और K + 1/2, ये दोनों हो सकता है। K नहीं हो सकता और K + J नहीं हो सकता, मतलब म्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, म्यू यदि 0 होगा तो न्यू डिफाइन नहीं होगा, और 1 नहीं हो सकती, यदि 1 हुआ तो लेमडा डिफाइन नहीं होगा, लेमडा की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो रिजल्ट कौन कौन से बनेंगे आपके, फर्स्ट और A और C। ये जैसे पहले क्या लिया, -1/2 -2 1/2 2 लेमडा 1 माइनस, कुछ वैसे कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर ही देता हूं। ये सी को चेक किया था अपन ने, सी को देखा था, सी भी पॉसिबल है, तो इसका आंसर कितना है, ए और सी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम अष्टांश में, अष्टांश मतलब ऑक्टेंट, ऑक्टेंट मतलब जैसे 2 डायमेंशन में चतुर्थांश होते हैं, 3D में अष्टांश होते हैं। उस अष्टांश में OP OQ OR इकाई लंबाई, मतलब एक लंबाई के घन है, घन बना देते हैं अपन, घन बना देते हैं। ये अपन ने बनाया बेटा, एक घन बनाया, एक घन बनाता हूं, एस से बनाता हूं घन। घन बनाने का तरीका देख लो, ये मैंने बनाया, एक क्यूब बनाया, क्यूब बनाया, ये एक मैंने क्यूब बनाया, ये क्यूब बनाया, और इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसको मैं इधर आगे बढ़ा देता हूं, और इसको मैं इधर आगे बढ़ा, है ना। और यहां पे ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस, ये मूल बिंदु, ये मूल बिंदु ओ पी है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है, और
ओ मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु है, एस इस घन का केंद्र है, घन का केंद्र में यहां से ऐसा ले लेता हूं, ये आपका घन का केंद्र ऐसा कुछ आ जाएगा, एक इससे ले लेता हूं और एक इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये घन का केंद्र बीचों बीच वाला बिंदु ये एस है और ये अपोजिट पॉइंट टी है। तो पी कितना होगा, पी होगा 1 0 0, क्यू क्या होगा, तो होगा 0 1 0, और आर क्या होगा, तो आर होगा 0 0 1, और एस तो दिया हुआ है, एस क्या है 1/2 1/2 1/2, और टी क्या होगा, तो टी होगा 1 1 1। ऐसे मैंने सारे पॉइंट निकाल दिए, 4 तो इसकी ये ऑप्शन बता दिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पी क्यू आर और टी चाहिए, आर एस और टी चाहिए, और एस दिया हुआ है, एस मध्य बिंदु है। अब हम निकालते हैं पी, पी मतलब एस पी, एस पी मतलब पी माइनस एस। देखो पी क्यू कैसे निकालते हैं, ओ क्यू बाद वाला माइनस पहले वाला, ऐसे निकाल। तो एस पी मतलब पी में से एस घटाओ, पी में से एस घटाओ, पी में से एस घटाओ, तो 1 में से 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा, और आई माइनस जे माइनस के आ जाएगा, आई माइनस जे माइनस के आ जाएगा। पी में से एस घटा, एस पी। फिर है क्यू, क्यू मतलब एस क्यू, अब क्यू में से एस घटाओ, क्यू में से एस घटाओ, तो ये 1/2 होगा, बाकी दोनों -1/2 होंगे, तो 1/2 माइनस आई प्लस जे और माइनस के हो जाएगा। फिर आर, आर देखेंगे ना, हाँ आर, आर कितना है, आर दिया है एस आर, तो एस आर होगा 1/2, एस में से आर में से एस घटाएंगे, आर में से एस, तो कितना होगा ये आई प्लस जे और माइनस के। और फिर है लास्ट टी, टी मतलब एस टी, मतलब टी में से एस माइनस करेंगे, टी में से एस, तो 1 में से 1/2, 1 में से 1/2, 1 में से 1/2, 1/2। अच्छा ये यहां पर क्या आया था, यहां पर क्या आया था, एस आर, आर में से घटाया गया था, आर में से घटाया था, तो ये प्लस और ये 2 माइनस आए थे ना, ये प्लस और ये 2 माइनस आए थे, मतलब माइनस आए माइनस जे और प्लस के आया था, और ये तीनों प्लस के आ जाएंगे, आई प्लस जे और प्लस के, मतलब हमने ये चारों निकाल लिए। अब हमें ये देखना है, ये देखना है P क्रॉस Q क्रॉस R क्रॉस T, P क्रॉस Q क्रॉस R क्रॉस T, है ना। तो देखो जरा, ए इसको मैंने मान लिया ए क्रॉस B क्रॉस C, क्या सॉल्यूशन होता है इसका, पहले दूर वाला मतलब पहले A डॉट C और इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहां पर कितना आएगा, पी क्यू आर के साथ P, मतलब ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अदिश त्रिगुणन पी क्यू और टी, पी क्यू और टी, बाहर आएगा R माइनस पी क्यू आर, पी क्यू आर और बाहर आएगा T। तो अब पी क्यू टी और पी क्यू आर निकाल लेते हैं, पी क्यू टी निकालते हैं। चलिए पहले पी क्यू टी निकालते हैं, पी क्यू और टी, तो 1/2 1/2 1/8 पहले बाहर लिख देता हूं, और P है 1 -1 -1, Q है -1 1 और -1, और T है 1 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट सेकंड को मैं ऐड कर देता हूं, मतलब R1 या मैं C1 प्लस C2 कर देता हूं, डिटर्मिनेंट है 1/8, ये हो जाएगा 0 0 2, तो ये आएगा 4/8, मतलब 1/2 आएगा। तो पी क्यू टी तो जो है, पी क्यू टी तो 1/2 आ जाएगा, है ना। अच्छा फिर
फिर इसके बाद एक ये भी निकाल लेते हैं अपन, एक बार हम पी क्यू आर भी निकाल लेते हैं, पी क्यू आर भी निकाल लेते हैं। 1/8, 1/2, 1/2 सब में से 1 - 1 - 1 -1 -1 1 -1 और आर क्या है -1 -1 और 1। इसमें भी C1 + C2 करते हैं तो 1/8 1/8 ये हो जाएगा 0 0 और 2, और ये तो वापस -1 -1 1 -1 -1 और 1। इसको फिर सॉल्व करो तो ये कितना आया, ये -2 आया है, तो ये आया -4/8, मतलब -1/2 ऐसा आया है, -1/2 आया है। और इसका लेना है हमें मॉड, इसका लेना है हमें मॉड। अच्छा तो पी क्यू आर कितना है, तो पी क्यू आर है पी क्यू टी कितना है 1/2, पी क्यू कितना है, इसका मैं कलर बदल देता हूं। अब सिंपल सॉल्व करना है, 1/2 आर और ये +1/2 टी हो जाएगा, मतलब 1/2 मॉड आर प्लस टी हो जाएगा। आर प्लस टी देखें, आर प्लस टी देखें, आर प्लस टी इन दोनों को जोड़ दें तो ये 1 और 1 कैंसिल, आई और जे कैंसिल, के और के 2 मतलब के, और k का मॉड होगा 1, मतलब रिजल्ट आया 1/2 मतलब 0.5। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.5, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब आइए इसको आप किस श्रेणी में लेंगे, बिल्कुल ये आसान है, बस सारी ये आपको अपन ने क्यूब के बारे में पढ़ा है, घन के बारे में पढ़ा है, सेंटर दिया था, सारे पी क्यू आर और टी आपको निकाल लेना थे, और जैसा जैसा दिया है उसमें केवल पुट करना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ये ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है, यदि ये बराबर है तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया होता तो आप एडवांस में आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। 2018 में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है देखो, V दिया है, V दिया है, U दिया है, U दिया है, चलो V लिख दिया हमने, मैं U लिख देता हूं इसको, है ना, ये U है तो U के फॉर्म में लिखो ना, जे U दिया है, ये U दिया है, बोले U है U1I + U2J + U3K, R क्यूब मतलब XYZ एक्सिस, 3D मतलब 2 डायमेंशन के लिए क्या बोलते हैं R² XY, R क्यूब लिखा मतलब 3D की बात हो रही है, 3 डायमेंशन की बात हो रही है, XYZ एक्सिस। R क्यूब में एकांक सदिश है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1, U1² U2² U3² कितना है 1 है, ठीक है। और W जो है ये इतना है, देखो इसका W का मैग्नीट्यूड यदि मैं निकालूं तो ये भी देखो 1/6 रूट 1 + 1 + 4, तो ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा इसका स्क्वायर, तो ये 1 आएगा, मतलब इसका इसकी वैल्यू भी, ये भी एकांक सदिश है। इसका देखो स्क्वायर करके इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 1² 1² 2² 4 1 5 और 1 6 √6 मतलब 1, तो ये भी एक एकांक सदिश है, W भी एक एकांक सदिश है। और R क्यूब में V का अस्तित्व इस प्रकार है कि पहले तो दिया है U क्रॉस V बराबर 1, बराबर 1 दिया है। अच्छा, और W ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, U क्रॉस V बराबर भी 1 दिया है, बराबर भी कितना दिया है 1 दिया है, 1 दिया है। तो देखो अपन यदि मैं इसको ही ऐसा ही देखूं तो मॉड W मॉड U क्रॉस V कॉस थीटा बराबर 1, ये भी 1 ये भी 1, कॉस थीटा 1, मतलब देखा जाए तो थीटा 0 है, थीटा 0 है, थीटा 0 है, मतलब इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और एंगल इसका 0 है, मतलब सीधे सीधे
जो W है वो U क्रॉस V के बराबर है, U क्रॉस V के बराबर है। ये एक रिजल्ट सामने आता है। अब इतना सोच लिया अपन ने, इतना देख लिया, इतना समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो मैंने क्वेश्चन से देखा, क्वेश्चन देखा, U दिया था W भी एकांक सदिश है, V का अस्तित्व इस प्रकार है कि U क्रॉस V का मॉड 1 है, वो लिख दिया। और इसको मैंने चेक किया कि यार ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट है, डॉट है भाई, डॉट ही होगा ना, डॉट ही होगा ना, कुछ नहीं लिखा तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट लगा दिया मैंने, डॉट लगा दिया। तो डॉट के लिए क्या होगा, ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, एक्चुअली देखा जाए बराबर में 1 दे रखा है यार, इसका मॉड भी 1 है और इसका मॉड भी 1 है, मतलब दोनों कैसे हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 है, मतलब दोनों एकांक सदिश है और उनके बीच में एंगल 0 है, मतलब देखा जाए तो एक ही वेक्टर है, वह का वही है, मतलब यू क्रॉस वी और डब्ल्यू बराबर है, यू क्रॉस वी और डब्ल्यू बराबर है, क्योंकि दोनों के मापांक 1 1, दोनों के मापांक 1 1 है और उनके बीच में एंगल 0 है, एंगल 0 है, मतलब ये मापांक 1 और एंगल 0 से दूसरा बनाऊंगा तो यही बनेगा ना, मतलब एक ही वेक्टर बना ना बार बार, तो W बराबर यू क्रॉस वी। अब आते हैं अपन ऑप्शन पे, यू क्रॉस वी में ऐसा अस्तित्व है बराबर 1 है, तो V केवल एक ही हो सकता है। देखो यार U तो फिक्स है, U तो परमानेंट दे रखा उन्होंने, U की वैल्यू तो हमारे सामने है, U तो फिक्स है। अब V कैसा अलग अलग हो सकता है क्या कि रिजल्ट 1 आए, तो देखो यार ये हम यहां पर क्या बात ध्यान आना चाहिए, समझो समझो क्या बात ध्यान आना चाहिए। A क्रॉस B से अपन क्या निकालते हैं, तो A क्रॉस B से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसा निकालते हैं, है ना। अब मैं मान लो त्रिभुज ही ले लूं, है ना, और एक मैं ऐसा त्रिभुज बना लूं, एक ऐसा त्रिभुज बना लूं, पहले मैंने एक लाइन बना ली, है ना, और एक मैंने इससे एक यहां पे पैरेलल लाइन डाल, ध्यान से समझना, इसको मैं बोल रहा हूं वेक्टर U जो कि फिक्स है। अब मान लो एक ट्राइंगल बनाता हूं, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ A क्रॉस B, तो मैं इसको 1/2 लिख सकता हूं, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं U और V है, तो उसका क्षेत्रफल 1/2 है। तो देखो U तो फिक्स है, अब V क्या क्या हो सकता है, तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो यार V अलग अलग हो सकते हैं बहुत सारे, देखो V ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, V ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सब में हाइट सेम है, ये जितने ट्राइंगल हैं मतलब समान आधार और समान समांतर लाइन के बीच में जितने त्रिभुज बनते हैं सबके क्षेत्रफल समान होते हैं, मतलब V ये भी हो सकता है, तो भी क्षेत्रफल वही 1/2 आएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो V कितने हो सकते हैं, तो इस लाइन पे अनंत हो सकते हैं, तो V के मान अनंत हो सकते हैं, V के मान अनंत हो सकते हैं। जब आपको A क्रॉस B का मॉड ऐसा कुछ दिखे तो समझा करो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ज्योमेट्री में जाया करो, ज्योमेट्री से देखोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ऐसे आप वैल्यू निकाल के डालने की कोशिश करोगे तो बहुत टिपिकल होगा, लेकिन इससे यदि आप समझ गए तो देखो U तो फिक्स है, अब U और V मतलब एक जैसा ऐसा त्रिभुज है ना, ऐसा त्रिभुज समांतर चतुर्भुज ले लो यार, ये A है और ये B है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ मॉड A क्रॉस B। तो अब A तो एक है, B तो कई सारे हो सकते हैं ना, B अलग अलग हो सकते हैं, तो V के मान अनंत हो सकते हैं, मतलब U के साथ V कई सारे ऐसे हो सकते हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो उनका मॉड लिया जाए तो 1 आ जाए, ऐसा समझ लो। समांतर चतुर्भुज कई सारे हो सकते हैं, त्रिभुज कई सारे हो सकते हैं, तो V के मान अनंत हो सकते हैं। अब इनकी बात करें, अब इनकी बात करें तो यार है ना, इसमें मैं यहां पर दो बातें हैं, एक तो U है XY तल में, एक तो U है XY तल में, XY तल में है, XY तल मतलब U3 है 0, U3 है 0, चलो अपन निकाल लेते हैं, है ना, इसी रिजल्ट से निकालते हैं, इसी रिजल्ट से निकालते हैं, C वाले की बात करते हैं। W तो फिक्स है 1/√6 I + J 2K, और U क्रॉस V लिख लेते हैं IJK। U क्या है, U XY तल में मतलब U3 0 है, तो ये U1 U2 और 0 है, U1 U2 और V1 V2 V3 तो सीधा ही लिखना पड़ेगा मुझे, ऐसा लिखना पड़ेगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो U2
V3 आए, U2 V3 आए, फिर J के साथ माइनस U1 V3 J प्लस K के साथ U1 V2 माइनस U2 V1 और K। ऐसा होगा, दोनों सेम है तो मैं कंपेयर करता हूं, है ना, इनकी क्या करता हूं, तुलना करता हूं तो U2 V3 मेरे पास है 1/√6 और माइनस U1 V3 मेरे पास है 1/√6। यदि मैं इन दोनों को तुलना कर रहा हूं, तुलना ही कर रहा हूं ना, इन दोनों को देख रहा हूं तो V3 भी कॉमन है, 1/6 ही है, तो U2 बराबर माइनस U1 है। यदि मॉड लिया जाए तो U2 का मॉड और U1 का मॉड दोनों बराबर बराबर आएंगे, मतलब सी वाला आंसर भी करेक्ट है, सी वाला आंसर भी करेक्ट है, बराबर आ रहा है जो आना चाहिए था। U1 और U2 का मौपांक जो है दोनों का मॉड बराबर बराबर आया। अब ऐसा ही देखें अपन XZ तल की बात, ऐसा ही हम देखें XZ तल की बात करें तो U2 0 होगा, U2 0 होगा। अब कैसा होगा तो अपन देख लेते हैं। अब क्या होना चाहिए, हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। W बराबर क्या दे रखा है, U क्रॉस V, यही अपन ने देखा है। W क्या है, 1/√6, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, I 1/√6 J और 2/√6 K बराबर U क्रॉस V। I J के U1 0 और U3, अब ऐसा लिखता हूं और अब इसको सॉल्व करता हूं। I के साथ कितना आएगा, माइनस U3 V2, J के साथ कितना आएगा, U1 V3 माइनस V1 U3, K के साथ क्या आएगा, U1 V2। फिर से तुलना करूं इसको मैं W के साथ तो माइनस U3 V2 है 1/√6 और कितना U1 V2 है 2/√6। भाई इन दोनों की तुलना करते हैं, इसकी और इसकी, U1 U3 और U1 के U2 की तुलना करते हैं, U1 है ये। अब देखें अपन इसको मैं डिवाइड कर दूं तो U3 माइनस 2U3 बराबर U1 आ जाएगा, मतलब मॉड U1 बराबर 2 मॉड U3 आ जाएगा। मॉड मतलब धनात्मक राशि, यहां पर मॉड मतलब वेक्टर नहीं है, U1 और U1 U2 U3, ये तो स्केलर अदिश राशियां, मॉड मतलब उनका धनात्मक मान। तो अब यहां पर ऐसा आया है, जबकि यहां पर और कुछ दिया यार, यहां U3 था, ये 2U1 ऐसा था, पर वो रिजल्ट नहीं आया, वो ये लिखा होता तो सही था, अदरवाइज ये गलत है। ये लिखा होता तो सही था, अदरवाइज ये गलत है। तो ये गलत है, मतलब कौन कौन से आंसर है, बी और सी आंसर है, बी और सी इसके आंसर है। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप आराम से। अब आ जाओ जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन। V एक वेक्टर है, V एक सेट है, समुच्चय है, ए जिसमें वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस सी के, सदिश है जिस उस समुच्चय में सदिश है AI प्लस BJ प्लस सी के, और ABC -1 और 1 लेना है। मतलब ये तीन सदिश जो ABC है ना, जैसे आपने हेड टेल वाला देखा था, एक सिक्का एक बार फेंकें तो कैसे आते हैं, 2 रिजल्ट आते हैं। एक सिक्का 2 बार फेंकें तो कितने रिजल्ट आते हैं, 4 रिजल्ट आते हैं। एक सिक्का 3 बार फेंकें तो कितने आते हैं, 8 रिजल्ट आते हैं। तो यहां पर 8 रिजल्ट आएंगे। तो 8 रिजल्ट कौन से आएंगे, मैं यहां लिख देता हूं।
V में क्या क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूं। पहले इसकी बात कर लेते हैं, केवल इसके आगे नहीं। लिखा भी है 8 सदिशों का, बहुत बढ़िया। 8 सदिशों का समुच्चय है, तो 8 सदिश लिख लेते हैं। पहले अपने ना तीनों 1 1 1 भर देते हैं, एक बार -1 1 भर देते हैं, एक बार 1 -1 1 ले लेते हैं, और एक बार 1 1 और -1 ले लेते हैं। 4 तो ये होगा, 4 इनके अपोजिट ले लेते हैं, यही नीचे नीचे लिख लेते हैं। इसका अपोजिट -1 -1 -1 ले लेते हैं, और 1 -1 और -1 लिख लेता हूं, -1 1 और -1 लिख लेता हूं, -1 -1 और 1 लिख लेता हूं। ये पूरा भी एक सेट है, ये सेट भी है, समुच्चय भी है, जिसमें ये 8 ABC ऐसे 8 है। एक है I + J + K, एक है I - J + K, अलग अलग -I + J + K, I - J + K, ऐसे 8 रिजल्ट है। अब बोले इनमें से 3 सदिश लेना, 3 उठाना है, 3 उठाना है, 3 ऐसे उठाना है कि वो असमतलीय हो। वो कैसे हो? असमतलीय हो। 3 इस प्रकार के सदिश ढूंढना है कि वो असमतलीय हो। असमतलीय सदिशों का चुनाव करना है। तो देखो यार, यहां जरा ध्यान से देखो, यदि मैं ऐसी कल्पना करूं, ऐसा सोचूं, ध्यान से देखना कि ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, और ये इसके यहां पर ये सेंटर है, या ऐसा समझो, सुनो, ये रूम है, ये कमरा है ना। इसका केंद्र ये रहा मूल बिंदु, ये है केंद्र मूल बिंदु, ठीक बात है। ये है मूल बिंदु, और ये पूरा रूम है, कमरा है, रूम है, और ये है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से मैं एक कोने पे जाता हूं, इससे मैं एक कोने पे जाता हूं तो 1 1 1 मिलता है, और इसी से मैं अपोजिट कोने पे जाता हूं तो -1 -1 -1 मिलता है। मतलब देखा जाए तो ये जो दोनों हैं, ये ऐसे हैं, ये मूल बिंदु है। यदि यहां पे 1 1 1 है तो यहां पे -1 -1 -1 है। ऐसे ही इन चारों की स्थिति है, ऐसे ही इन चारों की स्थिति है। पहले ये बात क्लियर कर लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। मैं आपको और एक बात बता दूं, यदि एक वेक्टर है ABC, तो उससे अपोजिट लाइन में, मतलब जैसे यहां पे 1 1 1 तीनों से बराबर बराबर, तो उससे जो अपोजिट वाला पॉइंट है, जैसे ये मान लो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ये पॉइंट है 1 1 1, तो ये पॉइंट है -1 -1 -1, मतलब ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में। अब सोचो जरा, ये दो वेक्टर ऐसे आ गए, ऐसे आ गए 1 1 1 और -1 -1 -1। अब तीसरा वेक्टर मैं कैसा भी लूं, मतलब जैसे मैंने इन दोनों को ले लिया, दो वेक्टर ले लिए मैंने, 1 1 1 ले लिया और -1 -1 ले लिया। अब तीसरा वेक्टर मैं कोई सा भी लूं, मैं ये वाला ले लूं, मैं इधर ले लूं, तो देखो ये तीनों समतली है। यदि मैंने ऐसा लिया तीसरा वेक्टर तो अभी भी समतली, ऐसा समतल है। मतलब यदि दो एक लाइन में हो गए तो तीसरा वेक्टर में कोई सा भी लूं वो समतली होगा, समतली होगा। मतलब इन दोनों को ले लूं और इनमें से कोई एक ले लूं तो समतली रहेंगे, इन दोनों को ले लूं और बाकी में से कोई एक ले लूं तो वो समतली होगा। मतलब ये जोड़ा यदि मैंने जब जब ले लिया, इनमें से कोई सी भी पेयर ले ली, यदि मैंने जोड़ा ले लिया और फिर कोई तीसरा चुना, तो वो तीनों सदिश समतली होंगे, और हमें समतली नहीं चाहिए, हमें असमतली सदिश चाहिए। मतलब मैं इन दोनों को और इनमें से एक को नहीं ले सकता, मैं इन दोनों को और इनमें से एक को नहीं ले सकता, मतलब कोई भी मैं पेयर यहां पे नहीं ले सकता। मतलब यदि मैंने एक इसमें से लिया है तो दूसरा इसमें से मुझे नहीं लेना है, दूसरा इसमें से नहीं लेना है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इन चारों में से यदि इसमें से एक ले लूं, इसमें से एक ले लूं, इसमें से एक ले लूं और इसमें से एक ले लूं, है ना, तो इनमें ऐसा कर सकता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। अब देखो 3 लेना है, चारों तो लेना नहीं है, तो मैं एक जनरल आइडिया देखूं, जनरल आइडिया देखूं कि चारों पेयर में से एक पेयर चुनो, चारों पेयर में से 3 पेयर चुनो, चारों पेयर में से कोई भी 3 पेयर चुनी, और 3 में से 3 पेयर चुनी, ये और इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक,
और इन दोनों में से कोई एक, मतलब कितने हो गए ये 4 2 2 और 2, कितने हो गए 8 32, तो 32 असमतली सदिश हो गए। बहुत शॉर्टकट में हो गया, बहुत शॉर्टकट में हो गया। ध्यान से फिर से सुनो यार, ध्यान से सुनो। क्या समझ में आया कि जोड़ा नहीं ले पाऊंगा, यदि मैंने इन दोनों को ले लिया फिर कोई तीसरा लूंगा तो वो कैसा बनेगा, समतली बनेगा। मतलब मुझे इस पेयर में से एक उठाना है, इन चारों में से कोई भी, चार में से कोई 3 पेयर से एक एक उठाना है। तो 4 में से पहले 3 पेयर, 3 जोड़े, फिर हर जोड़े में से एक एक, हर जोड़े में से एक एक, टोटल कितने बने 32 बने, 32 बने। अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं कि 4 है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, कि 4 पेयर हैं, 4 जोड़े हैं हस्बैंड वाइफ के, मान लो हस्बैंड वाइफ के 4 जोड़े हैं, ऐसा अपन इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और आपको 3 लोग लेना है, इसमें से 3 लोग लेना है, और जोड़ा नहीं होना कोई भी, इनमें से 3 लेना, कोई जोड़ा नहीं होना। तो पहली बात तो मैंने ऐसा सोचा, पहला मैंने ऐसा सोचा कि 4 में से कोई 3 जोड़े चुने और हर जोड़े में से एक एक चुना, मतलब ये 32 हुआ। एक तो मैंने तरीका ऐसा लिया। दूसरा मैंने तरीका क्या लिया, दूसरा मैंने तरीका क्या लिया, मैं ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन है यार ये, और ये क्रमचय संचय और अलग अलग एंगल से सोच सकता हूं, अलग अलग एंगल से सोच सकता हूं। दूसरा मैंने क्या सोचा, वैसे तो ऐसा हो ही गया, दूसरा मैंने क्या सोचा कि इन 4 में से, इन 4, जैसे मान लो 4 हस्बैंड है, इनमें से कोई एक को मैंने ले लिया, 4 में से किसी एक को ले लिया मैंने, 4 मतलब चारों हस्बैंड में से एक ले लिया, मतलब ये चारों में से, मतलब ऐसा समझ लो कि इन 4 में से कोई 3 ले लिए, है ना, या फिर इन 4 में से कोई 3 ले लिए, ये भी चलेगा, 3 ले लिए। या फिर क्या किया, इन 4 में से कोई 2 लिए। अब जो 2 ले लिए हैं वो उनकी वाइफ मत लो, तो बाकी जो 2 बची उनमें से कोई एक ले लिया। या फिर इन 4 में से कोई 2 ले ली वाइफ, फिर जो 2 हस्बैंड एक्स्ट्रा बचे उसमें से कोई एक ले ली। ये भी वही काउंटिंग है, ये भी वही काउंटिंग है। फिर से सुनो, पहला तरीका मैंने क्या लिया, इन चारों में से कोई 3 पेयर सिलेक्ट की और हर पेयर में से एक एक सिलेक्ट किया। दूसरा मैंने क्या किया कि इन चारों में से, मतलब ऐसा समझो, इन चारों में से कोई 3 ले लिए तो भी चलेगा। या फिर भाई ये काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई, इन चारों में से कोई 3, ये भी हो सकता है। या फिर या जब आएगा प्लस, कि इनमें से 2 लिए, तो इनमें से मान लो सपोज करो ये 2 लिए, तो अब इनमें से जो 2 ले लिए हैं उनकी वाइफ नहीं लेंगे, बाकी 2 में से वो एक लेंगे। या फिर इसका अपोजिट, कि इनमें से कोई 2 ले ली वाइफ और उनके हस्बैंड, यही आप इसको ऐसा कंपेयर करो कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, इसको सिलेक्ट, इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करो तो भी आपका 32 आएगा, तो भी आपका 32 आएगा। बेटा केस तो और भी कई हो सकते हैं, केस तो आपके इसमें और भी कई हो सकते हैं, आप ऐसा ले लो, आप ऐसा ले लो, ये भी इसमें 4C2 तो 2C1 है ना, 4C2 तो ये तो दोनों काउंट होगा ना, 4C2 और 2C1। अच्छा फिर इसमें से सकता 4C2 और 2C1, ये कितने हुए, 4 और 4, 4 और 4, ये 6 दूनी 12 और 12, 12 और 12 24, 24 और 8 32 बराबर, ऐसा हो सकता है। तीसरा ऐसा तरीका हो सकता है कि आप तो 8 में से कोई ले लो 3, आप तो 8 में से कोई ले लो 3। अब उसमें से क्या करो, 8 में से कोई 3 ले लिए अपन ने, पहले सिलेक्ट कर लिए, 8 में से 3 सिलेक्ट कर लिए, है ना। अब इसमें से कम कर दो, कौन से, जोड़े साथ में आए, मतलब 4C1, चारों में से कोई एक आ जाए,
एक आ जाए और बचा एक, मतलब ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों आ जाए, और फिर जब एक दोनों आ जाए तो बाकी जो 6 बचे उसमें से एक आ जाए। ये मैंने अपोजिट ले लिया, ये मैंने क्या लगा दिया, एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब अपोजिट सोचा कि 8 में से 3 ले लिए, अब उनमें से वो हटा दिए जो नहीं चाहिए, वो हटा दिए जो नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, ये जोड़े नहीं चाहिए, तो जोड़े चुनने का तरीका 4 में से एक जोड़ा 4C1, और एक बचा हुआ बाकी 6 में से तो 6C1, इतने हटा दिए तो भी वही आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, 8 × 7 × 6, 3 × 2 × 1 और 4 × 6, तो ये होगा 56 माइनस 24, ये भी होगा 32, और 32 तो 2 की पावर p बराबर 32, तो p बराबर 5, 2 की पावर p बराबर 32, तो ये 2 की पावर 5 मतलब p बराबर 5। क्या रिजल्ट आया, 5 रिजल्ट आ जाएगा। अब जिस एंगल से आपका दिमाग चले उस एंगल से आप इसको सोच लेना, उस एंगल से आपको सोच लेना। पर बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना। बच्चे कैसा सोच सकते हैं, बच्चे क्या सोच सकते हैं, है ना। बच्चे का सोचने का एक और तरीका है कि उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा, इसी को मेथड 4 भी देख लो, मेथड 4 भी देख लो। बोले सर हम पहले इन 8 में से कोई एक ले लेते हैं। मैंने कहा ले लो, 8 में से एक मतलब 8C1, 8C1। बोले 8 में से एक लिया, अब जो एक ले लिया था मान लो ये लिया, तो इनको छोड़ दो, अब इन 6 में से एक ले लो, 6 में से एक ले लिया। बोले अब मान लो ये लिया है, तो अब बचा 4 में से एक ले लो। बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 8 लिए, 8 में से कोई एक ले लिया, 8 में से कोई एक ले लिया, अब जो वो एक लिया था तो उसके साथ वाले को छोड़ना पड़ा, बचे 6, 6 में से कोई एक ले लिया। मैंने वेरी गुड। बोले वो 6 में से एक लिया था, फिर उसको छोड़ना पड़ा, बचे 4, 4 में से फिर एक ले लो। बोले इससे हमने देखा तो आंसर कुछ और आया। मैंने कहा बेटा ये आपने क्या करा मालूम है, ये क्रमचय किया है। कैसे क्रमचय किया है कि आपने H1 लिया फिर W1 को छोड़ के बाकी 6 में से मान लो W2 लिया, फिर उसको छोड़ के आपने बाकी उसमें से H4 लिया, तो मैंने कहा इसे आपने 6 रिजल्ट ले लिए। बोले ये तो एक ही रिजल्ट है। मैंने भाई ये आगे पीछे भी तो हो सकता है, इसके आपके फैक्टोरियल 3 क्रमचय हो सकते हैं, आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, ये तो अरेंजमेंट हुई ना। तो इस अरेंजमेंट को माइनस करो बेटा, डिवाइड करो फैक्टोरियल 3 से, तो 6 से 6 कटेगा, देखो 32 ही आएगा, 32 ही आएगा। अब जैसे आप सोचना चाहो वैसे सोचो, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, ध्यान से देखोगे। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, मेंस आपका क्लियर हुआ है, तब आप एडवांस में आए हैं। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे केसेस देखे हैं, मैंने इसको अलग अलग तरीके से कैसे सोचना है ये बता दिया है। अब आप अपने एंगल से सारी बातें सोच सकते हो और समझ सकते हो, आइए आगे बढ़ते हैं, बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, इस क्वेश्चन को भी आप रीड करो। यदि a बराबर 2i + j - k और b बराबर i + 2j + k दो वेक्टर है, c बराबर क्या दिया है, c बराबर दिया है c = a अल्फा + बीटा। देखो इसका मीनिंग आप समझो यार, c बराबर कितना है, अल्फा a + बीटा b। मतलब क्या हुआ कि a और b के तल में c है, मतलब a b c समतलीय है। इसका मतलब हुआ a b c समतलीय है, ठीक है। समतलीय मतलब a डॉट b क्रॉस c, या ऐसा बोल दो a क्रॉस b डॉट c 0 है। a डॉट a मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब अदिश त्रिक गुणन कितना है उसका 0, क्योंकि एक ही समतल में भाई a और b से c बना है, मतलब एक ही समतल, मतलब a और b के समतल में c भी मौजूद है, तो a b c समतलीय है। a भी दे रखा, और फिर क्या बोला है, a प्लस b का c पर, a प्लस b पर c का प्रक्षेप, तो c का प्रक्षेप
सी का प्रक्षेप मतलब सी कॉस थीटा, तो ऐसा हो जाएगा सी डॉट ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड, ये हो जाएगा प्रक्षेप। ये दे रखा है 3√2। भाई ऐसा है ना, ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, मतलब बोले तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ऐसा ले रहा हूं, ऐसा है। और फिर इसका न्यूनतम मान चाहिए, ये डॉट है ना, इसका न्यूनतम मान, चलो अपन इसको देखते हैं। सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर कितना हुआ, तो सी डॉट सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी। अभी हमने देखा कि ये समतलीय है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो 0 है, मतलब ये केवल मॉड सी स्क्वायर का न्यूनतम मान बताना है ना, इसका क्या निकालना है, न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, इसका न्यूनतम मान बताना है। इससे आगे अच्छा ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी क्या है, इसका न्यूनतम मान बताना है, इसका न्यूनतम मान बताना है। ए प्लस बी क्या है तो ए प्लस बी है, इनको जोड़ दो, 2 और 1 3 आए, प्लस 3j, बस इतना है। तो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड, मापांक यूनिट वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा 3i प्लस 3j अपॉन √3² प्लस 3², मतलब i प्लस j अपॉन √2। मतलब यहां से देखें अपन कि ये सी, इसका क्या बताना है, इसका न्यूनतम मान बताना है, इसका न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतम मान बताना है, इसका न्यूनतम मान बताना है। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इससे हम बढ़ते हैं आगे, इससे हम बढ़ते हैं आगे और इसको हम अलग मार्क कर लेते हैं। ये जो हमने देखा है इसको मैं अलग लिख लेता, इससे बढ़ते हैं आगे। इसका सी का न्यूनतम मान बताना है। सी डॉट ये है i प्लस जे अपॉन √2 बराबर 3√2। सी का न्यूनतम मान बताना है, सी स्क्वायर का न्यूनतम मान बताना है। तो इसको अपन डॉट प्रोडक्ट लगाएं तो सी का मॉड और i प्लस जे अपॉन √2 का मॉड, एंगल मान लेते हैं कॉस थीटा, बराबर है 3√2, बराबर है 3√2। अब देखो यार, ये तो होगा 1, तो मॉड सी बराबर कितना आया, तो 3√2 अपॉन कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा मैक्सिमम क्या होता है, कॉस थीटा अधिकतम क्या होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो मॉड सी मिनिमम कितना होगा, मॉड सी मिनिमम न्यूनतम कितना होगा, तो 3√2 होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम रखेंगे तो 3√2 बाय मैक्सिमम जो आ जाएगा मिनिमम। अच्छा, तो मॉड सी स्क्वायर मिनिमम क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर कर दो, 9 2 जा 18 आएगा, तो न्यूनतम मान हो जाएगा इसका 18। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, आसान था। बस यहाँ पर खास बात यही थी कि यहाँ पर आप सी मॉड निकालना है, एक मालूम है तो आप डॉट प्रोडक्ट लगाएं, और कॉस थीटा साइन थीटा जैसे ही आता है तो मिनिमम मैक्सिमम निकालना आसान हो जाता है। वही हमने यहाँ पे हेल्प ली कि कॉस थीटा यहाँ मैक्सिमम 1 होगा, तो इसका मिनिमम मान जो होगा वो 3√2 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 18 आएगा। ऐसा ही देखें, यू वी डब्ल्यू त्रिविम सदिश है, यू और वी एकांक सदिश है, यू और वी एकांक सदिश है, मतलब मॉड यू भी 1 है और मॉड वी भी 1 है, ठीक है। लंबवत नहीं है, मतलब u डॉट वी 0 नहीं है, 0 नहीं है। u डॉट डब्ल्यू दे रखा है, v डॉट डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू दे रखा, सारी चीजें दे रखी है। और u v w से बने षटफलक का आयतन, षटफलक का आयतन, षटफलक का आयतन, ये होगा u v w, ये होगा षटफलक का आयतन।
और वो है √2। अब देखो यू वी डब्ल्यू डॉट प्रोडक्ट ए मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अदिश त्रिक गुणन, यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं, यू वी डब्ल्यू इसका स्क्वायर करता हूं, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से ये ऐसा होगा, यू डॉट वी, यू डॉट डब्ल्यू, फिर v डॉट यू, v डॉट वी, ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, v डॉट डब्ल्यू, क्योंकि सबके डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम दे रखे हैं। जैसे ये u डॉट यू, देखो ये u डॉट यू है, ये u डॉट यू है, ये v डॉट वी है, v डॉट वी है, और ये u डॉट वी नहीं दे रखा है, इसको अपन मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x, और यहां पर लास्ट में क्या आएगा, w डॉट यू, w डॉट वी और w डॉट w, और ये हो जाएगा स्क्वायर मतलब 2। अब सारे रिजल्ट यहां लिख लेते हैं, u डॉट यू 1, u डॉट वी x माना, u डॉट वी ये दे रखा 1, v डॉट यू ये भी x, v डॉट वी 1, v डॉट w ये भी 1, ये भी 1, w डॉट u ये भी कितना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, v डॉट w ये भी 1 है, और ये 4 है, और बराबर 2 है। इसको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, केवल ये बात ध्यान आ जाती तो क्वेश्चन आसान हो जाता, सिर्फ ये फॉर्मूला याद आ जाता कि सारे डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो डॉट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसका स्क्वायर कर दिया जाए। इसको अपन सॉल्व करें 1 के साथ 4 माइनस 1, x के साथ 4x माइनस 1, और 1 के साथ x माइनस 1, और बराबर कितना है 2। सॉल्व किया जाए 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस x माइनस 1 माइनस 2 बराबर 0, ये 2 तो ये 3 कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, तो या तो x बराबर 0 जो कि नहीं है, 0 नहीं है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2, मतलब ये है आपका u डॉट वी। तो u डॉट वी की वैल्यू निकल गई 1/2। अब क्या निकालना है, 3u प्लस 5v का मॉड, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूं, स्क्वायर करेंगे तो 9 मॉड u का स्क्वायर और 25 मॉड v का स्क्वायर और 2ab 30 u डॉट वी 30 u डॉट वी आया, कितना आएगा, ये क्या आएगा 9 प्लस 25, ये तो 1 है, 30 और ये कितना आया 1/2, मतलब 9 और 25 34 प्लस 15, ये कितना आया 49। तो 3u प्लस 5v क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं, मॉड में है पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 7 आ जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और ऐसे अपन ने क्लास में पढ़े हैं, ऐसी बातें हमने सब सीखी है, ये चीजें, ये क्वेश्चन भी जहां तक क्लास में अपन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बराबर क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, तो अपन पहले त्रिभुज पी क्यू आर बना, त्रिभुज पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर, जो दिया है अपन चलते हैं, बिल्कुल आराम से इंफॉर्मेशन लेते चलते हैं। क्यू आर को माना है ए, आर पी को लिया है बी, पी क्यू को लिया है सी, ठीक है, ये तीनों लिख लिए, पी क्यू आर दिया था, तीनों दिए थे, तीनों बराबर लिख लिए। मॉड ए 3 दे रखा है, मॉड ए 3 दे रखा है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है, मॉड ए 3 दे रखा है और मॉड बी 4 दे रखा है, ये तो ठीक है, ये तो बराबर है। एक इंफॉर्मेशन और है, और ए क्रॉस बी का स्क्वायर निकालना है, एक इंफॉर्मेशन जो बची हुई है वही। अच्छा इसमें देखो यहां से ये बात समझ में आई, ट्राइंगल है मतलब a प्लस बी प्लस सी तो 0 है, सी तो 0 है,
अब ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है, देखो ऐसा होता है, ए लाग्रांज आइडेंटिटी बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से लगता है, और ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। और यही हमें, इसकी वैल्यू हमें निकालना, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। अब ए, ये तो हमारे पास है, ये तो हमारे पास है 3 4, ए डॉट बी मालूम पड़ जाए या ए क्रॉस बी सीधा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ना एक निकलना चाहिए। यहां से अपन इससे बढ़ते हैं, इससे हेल्प लेते हैं, इससे हेल्प लेते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है ए डॉट सी माइनस बी डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी, और नीचे क्या है सी डॉट ए, या ए डॉट सी लिखूं, और माइनस बी डॉट सी, और बराबर है, ये है 3 और 3 + 4 7, तो 7 ए डॉट सी माइनस 7 ए डॉट बी बराबर 3 ए डॉट सी और माइनस 3 बी डॉट सी। तो ये हो गया 4 ए डॉट सी प्लस 3 बी डॉट सी और बराबर 7 ए डॉट बी। हमें ए डॉट बी से मतलब है, बी डॉट सी और ए डॉट सी हमारे पास नहीं है। अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए यहां से हेल्प लें, इसमें करते हैं हम पहले ए डॉट ए से डॉट कर दें, और ए डॉट बी को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, क्योंकि ए डॉट बी यदि आ जाता है तो ए मॉड और बी मॉड तो मालूम है ए क्रॉस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये थिंकिंग है। अब यहां से देखो ये 0 है, ए डॉट किया, ये है कितना, ए डॉट है मतलब मॉड ए स्क्वायर 9, इसको हमने बोला x, और ये बचा ए डॉट सी। तो मैं ए डॉट सी को लिख सकता हूं -9 और -x, जिसका मैं इस्तेमाल यहां पे कर लूंगा। ऐसा ही बी डॉट सी के लिए भी देख लेता हूं, बी का डॉट कर देता हूं, बी डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट सी, वही बात, इसको लिया x, बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 16, बी डॉट सी बराबर 0, तो बी डॉट सी भी निकल गया मेरे पास, बी डॉट सी आ गया कितना -16 -x, इन दोनों रिजल्ट को और यहां रख लेता हूं, तो 4 ए डॉट सी कितना आया है -9 -x आया है। बी डॉट सी क्या आया है, बी डॉट सी आया है -16 -x आया है, बराबर ये 7x है, तो ये -36 -4x -48 -3x प्लस 7x, नहीं, इक्वल टू 7x। ये 7 और 7 14x, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो 44, 14 छंग 84, x बराबर 6, मतलब ये आया आपका ए डॉट बी। हमें निकालना है ए क्रॉस बी का स्क्वायर, तो अब आ जाएगा ना यार, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी क्या है 6 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर ये है 144 -36, मतलब कितना हुआ ये 8, 144 14 16 9 जा 144 से 8 हुआ है, और यहां बचा कितना 11, तो 88 जहां तक है, क्या आंसर आया है इसका, तो 88 इसका आंसर आया है, 88 इसका जवाब आया है। क्या जवाब आया है, 88 ही आया ना, 88 आया कि नहीं यार, 14 11 में से 3 8, 108 108 इसका उत्तर है, 108 इसका आंसर आया है। क्या आंसर आया है, 108 इसका जवाब आया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2020 का क्वेश्चन। ए और बी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। क्वेश्चन रीड करना सबसे खास बात है, क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए, फिर उस पर क्या ऑपरेशन लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उस पर ध्यान से देखा जाए। बोले पी क्यू
और पी एस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं। समांतर चतुर्भुज बना दो। जैसे ही बोला समांतर चतुर्भुज की, ये रहा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू और पी एस, ये पी क्यू आर एस है, मतलब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं हैं। ये कितना है, तो ए आई प्लस बी जे है, और ये कितना है, ए आई माइनस बी जे है। देखो भाई, पहली लाइन जो है हमने यहां तक में पूरा बराबर बना लिया, पूरा बराबर बना लिया। अब u और v क्या है, पी क्यू और पी एस के अनुदिश w के प्रक्षेप सदिश हैं, प्रक्षेप सदिश हैं। प्रक्षेप सदिश है। देखना एक मिनट, यहां पर ये जो है ये v होना चाहिए। अब प्रक्षेप सदिश है, मॉड u बोला है, मतलब यार प्रक्षेप ही है बस। ये तो सदिश होता तो अपन उसकी डायरेक्शन भी ले लेते, पर ये है, ऐसा है, ये है u प्लस v, है ना, प्रक्षेप सदिश है। मतलब u क्या आ जाएगा, u क्या आ जाएगा, पी एस के अनुदिश w के प्रक्षेप, मतलब w का प्रक्षेप, मतलब w डॉट पी क्यू अपॉन मॉड पी क्यू, ऐसा है। और v कितना है, तो जो v है, जो v है वो कितना है, तो v है, v कितना है, v कितना है, तो v है w डॉट, इस पे है प्रक्षेप पी एस पे, पी एस के अनुदिश प्रक्षेप। मॉड लिया है तो सदिश की बात हो गई, केवल वेक्टर निकालना। ये कितना, ये भी पी क्यू है, पी एस है। ये कितना है, w में पी क्यू का डॉट करें तो a प्लस बी अपॉन, a प्लस बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां डॉट करें माइनस में, माइनस में यार डॉट में क्या हो सकता है, प्रक्षेप प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, तो मॉड लिखता हूं, a माइनस बी, कौन सा बड़ा है मुझे नहीं मालूम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है। और मॉड w कितना है, तो मॉड w जो है वो है √2, ऐसा दिया है। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है 8, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है 8, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल है 8। अच्छा, तो पहले पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल मतलब पी क्यू क्रॉस आर एस, ऐसा। ये है 8, है ना। अच्छा, अब यहां पर अभी इतनी पूरी बात हो गई। अब इसमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। चलो पहले अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। ये जो एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, मॉड u मॉड v, इनको यदि मैं ऐड करता हूं, तो दो केस बनेंगे इसमें, या तो a माइनस बी हो सकता है या b माइनस ए हो सकता है। a माइनस बी हो सकता है या b माइनस ए, एक कुछ भी ले लो तो भी चलेगा, दोनों भी ले लोगे तो चलेगा, है ना। मॉड लेना है, मॉड लेना है, क्योंकि यार ए बी कौन सा बड़ा हो कह नहीं सकते हम, और वेक्टर ले रहे हैं तो दोनों हो सकते हैं। चलो दोनों ले लेते हैं अपन। एक बार अपन ऐसा लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर √2, तो है ना, एक केस तो ऐसा हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है a प्लस बी माइनस ए, हो सकता है b बड़ा हो, क्योंकि सदिश की बात हो रही है यार। ये अंडर √2, दोनों केस में अपन देखें तो ये b तो कैंसिल, ये 4a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और यहां से देखो कितना आया, 2a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करो ना, इसको भी सॉल्व करो तो वही आएगा,
और चूंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी तो इन दोनों का निष्कर्ष आएगा ए बराबर बी, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है। मतलब ऐसा देखा जाए तो यहां पर ये है आपका, ये कितना है, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, तो ए आई प्लस जे, यार मैं इसको डॉट क्रॉस प्रोडक्ट सीधे कर देता हूं ना, आई जे के, ए और 0, ए भी बराबर है इसलिए मैंने ए लिख लिया, ए माइनस ए और 0 बराबर 8, 8 है, तो ये कितना हुआ, 2 तो 0 ही हो गए, के लिए सॉल्व होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 8, तो a बराबर 2 आया, b बराबर भी 2 आया, मतलब ये हुआ 2i प्लस 2j और ये हुआ 2i माइनस 2j। a प्लस बी मतलब 2 प्लस 2 बराबर 4, मतलब ये तो करेक्ट है, और 2 माइनस 2 बराबर 0 मतलब ये गलत है। विकर्ण पी आर, विकर्ण क्या है, डायगोनल क्या है, ये रहा विकर्ण, ये विकर्ण आपका पी आर, पी आर कैसे निकलेगा, पी आर बराबर पी क्यू प्लस पी एस, समांतर चतुर्भुज का नियम, मतलब दोनों को जोड़ दो तो 2ai मतलब 4i आया है, तो पी आर की लेंथ कितनी आ जाएगी, तो पी आर की लेंथ 4 आ गई, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ए प्लस बी भी देखो बराबर, जो जो रिजल्ट दिए थे बस वो निकाले मैंने, ए और बी दोनों बराबर आ गए। दूसरे रिजल्ट से ए और बी के बारे में मालूम पड़ गया कि दोनों की वैल्यू 2 और 2 है, 2 और 2 है। ये अपने मॉड में दे रखा था इसलिए मैंने सीधे प्रोजेक्शन लिया है ना, वेक्टर होता तो साथ में डायरेक्शन यूनिट वेक्टर भी लगाते, एकांक सदिश दिशा के लिए लगाते, लेकिन केवल क्या मॉड दे रखा था इसलिए मैंने सीधे लिखा। अब इसके बाद कोणार्धक, तो सुनो यार, ये लेंथ पी क्यू और पी एस बराबर है, चूंकि पी क्यू और पी एस बराबर है, यदि ये दोनों लेंथ बराबर है तो ये पी आर ही कोणार्धक है, तो पी आर जो है ना, पी आर ही कोणार्धक है। जब ये दोनों बराबर बराबर है तो यही कोण बराबर बराबर हो जाएंगे ना, जब इसकी लेंथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी लेंथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की लेंथ बराबर है, तो जो बीच वाला जो डायगोनल है यही दोनों एंगल भी बराबर है, तो यही आपका कोणार्धक है, यही आपका कोणार्धक है। और उसने बोला कोणार्धक W है, तो W नहीं है भाई, कोणार्धक यही है पी आर, तो ये वाली बात गलत है, ये वाली बात गलत है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। फिर देखें लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत बढ़िया बात, एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा यहां पर। देखो भाई, एक समतल का समीकरण अलग अलग तरीके से लिख के बताता हूं मैं आपको। मान लो समतल का समीकरण, समीकरण ऐसा लिखा है, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी और प्लस म्यू सी। इसका मीनिंग समझो, बहुत प्यारा है। मैं एक समतल बनाता हूं, ये मैंने बनाया एक समतल, ये समतल का समीकरण लिखा है, समतल का समीकरण इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो आर माइनस ए, ऐसा समझो ये है ए और ये है आर, ये है आपका आर माइनस ए, ये मान लो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है और इसका आर है, तो ये जो है आर माइनस ए एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि जो आर माइनस ए है ना, वो बी और सी के समतलीय है, बी और सी के तल में है। आर माइनस ए एक लाइन, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, आर एक्स वाई जेड है, ये इसके समतल में है, समतल में है, मतलब इसका जो नॉर्मल है, ये जो इसका अभिलंब निकालूं, यदि मैं इसका अभिलंब निकालूं तो ये जो अभिलंब है वो बी क्रॉस सी हो सकता है। तो इसी समीकरण को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि आर माइनस ए वेक्टर लिया और इसका अभिलंब बी क्रॉस सी लिया, तो एक समतल का समीकरण ये भी है
समतल का समीकरण ये भी है और ये भी है, दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। ये आपका 3 वेक्टर हैं, सीधे सीधे 2 वेक्टर बी और सी तल में हैं, समतल के अंदर बी और सी है, ए पॉइंट है और आर भी जो है वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु एक्स वाई जेड। इसी को मुझे नॉर्मल फॉर्म में अभिलंब रूप में लिखना है, तो बी और सी तल में है, तो बी और सी के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत सदिश कैसे निकलेगा, बी क्रॉस सी, वो उसका अभिलंब होगा। तो बी क्रॉस सी आर माइनस ए का अभिलंब होगा, और अभिलंब है तो ए डॉट बी 0। ये भी समतल का समीकरण है, ये दोनों चीजें बराबर है। अब यही बात यहां पर काम करेगी कि यहां दे रखा है एक समतल का समीकरण आर बराबर माइनस टी आई माइनस पी आई प्लस टी जे प्लस के और प्लस पी के। तो इसको भी मैं ऐसा ही लिखूं, आर और टी पैरामीटर है। देखो परावर्तक बिंदु तो बात की बात है, एस का परावर्तक बिंदु क्यू है ना। टी और पी क्या है, प्राचल है, टी और पी प्राचल है, जैसे लेमडा और म्यू थे। तो मैं इसको ऐसा लिखूं, आर बराबर के प्लस पी के साथ कितना है माइनस आई प्लस के, और जे के साथ क्या, टी के साथ कितना है, तो टी के साथ है माइनस आई प्लस जे, ऐसा है। तो ये जो 2 सदिश है यही बी और सी है। ये जो 2 सदिश है ना, एक ये और एक ये है ना, एक ये और एक ये, एक ये है और एक ये है। तो अब यहां पर 2 सदिश आ गए, 3 सदिश आ गए। तो देखो हम यहां पर तीनों सदिश से यहां पर समतल को मैं ऐसा लिखता हूं, समतल का समीकरण लिखता हूं। देखो ये है आर माइनस के, ये समतली है किस किस के, इन दोनों के, माइनस आई प्लस के, मतलब एक तो आर माइनस के, एक ये वाला वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये समतली है। मतलब ये डॉट, इसको मान लो ये है, मान लो आर माइनस है, ये है ए है और ये बी है, या बी और सी बोल देता हूं चलो, और ये सी है। तो मैं ऐसा बोलूंगा आर माइनस के डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। या मैं सीधे बोलूं कि 3 पॉइंट समतल में है, तो सीधे लिखूं कि ये एक्स वाई और जेड माइनस 1, क्योंकि के है, और यहां ले लेता हूं मैं -1 0 1, और यहां ले लेता हूं -1 1 0। ये आपका समतल का समीकरण है, ये आपका समतल का समीकरण है। अब ये आपका समतल का समीकरण है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस एक्स मतलब ऐसा ले लेता हूं, एक्स है, इसको सॉल्व करता हूं, एक्स है 0 -1 माइनस वाई के साथ है 0 + 1, और फिर z -1 के साथ है, z -1 के साथ है -1 -0 बराबर 0। तो -x -y -z + 1 बराबर 0। तो समतल का समीकरण हुआ x + y + z -1 बराबर 0। ये मेरा समतल का समीकरण आ गया कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में समतल का समीकरण मैंने निकाल लिया। और ये आपको समतल का समीकरण कार्तीय रूप में इस फॉर्म में दिया हो तो निकालते आना चाहिए, निकालते आना चाहिए। अब क्या है, एस का परावर्तक बिंदु, या ऐसा बोले प्रतिबिंब, इसका मतलब प्रतिबिंब, इसका मतलब प्रतिबिंब, एस का प्रतिबिंब क्यू है, एस का प्रतिबिंब क्यू है, एस का प्रतिबिंब क्यू है। अब प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला अपने पास है, प्रतिबिंब निकालना हमने सीखा है। देखो बताते हैं कैसे सीखा है। प्रतिबिंब का कई बार बताया है, 1-2 बार नहीं, कई बार बताया है। प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं तो आ जाते हैं, देख लेते हैं, प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं कि एक समतल में प्रतिबिंब कैसे निकाला जाए, प्रतिबिंब कैसे निकाला जाए। तो प्रतिबिंब का फॉर्मूला लगाते हैं हम, प्रतिबिंब का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो भाई ऐसा है, ये एक समतल है ना, एक पॉइंट ऊपर और उसी का नीचे है ना, ये पॉइंट है आपका एस, एस क्या है, क्यू है,
कुछ भी ले लो, इसको ले लो, इसको क्यों ले लो, ये है 10, 15, 20 और इसका प्रतिबिंब S, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये समतल क्या है, समतल है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0। बस भाई ये प्रतिबिंब दे रखा है, प्रतिबिंब निकालना है, अल्फा बीटा गामा उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालेंगे, अल्फा माइनस 10 अपॉन 1, ये 1 1 1 इसके गुणांक, बीटा माइनस 15 अपॉन 1, गामा माइनस 20 अपॉन 1 बराबर -2। और अब ये पॉइंट रखो इसमें 10, 15, 20 माइनस 1 और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो ये देखो कितना कितना आ जाएगा, ये देखो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 और 15, 10 20 30 45 और 44 हो जाएगा, 44 टू द -88 हो जाएगा। और इस 3 का मैं इधर गुणा कर देता हूं, 3 अल्फा माइनस 10 बराबर -88, 3 बीटा नहीं 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 3 अल्फा है ना, तो चलो 3 अल्फा माइनस 30 बराबर -88, 3 बीटा माइनस 45, ये 3 का इसमें गुणा कर रहा हूं, 3 का क्योंकि देखो सब में 3 3 दिख रहा है, -45 बराबर -88 और 3 गामा -60 बराबर -88। तो 3 अल्फा कितना हुआ, 3 अल्फा हुआ 88 में से 30 माइनस करें हम तो क्या बचता है 58 माइनस 58। 3 बीटा 88 में से 45 माइनस करें हम तो 43, कितना बचता है 43 माइनस 43। और यहां पर 3 गामा बराबर यहां पर -28, ऐसा आया। अब इनको चेक कर लो, अब इनको चेक कर लो, दोनों को ऐड कर दो, 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर -58 माइनस 43 मतलब -101, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दोनों को ऐड कर दो, 3 बीटा प्लस गामा, इनको ऐड करता हूं -43 माइनस 28 मतलब माइनस का ये तो 1, 4 2 6 1 7 -71, ये भी करेक्ट। बाकी दोनों को ऐड करता हूं, 3 गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा -28 माइनस 58, इसको ऐड करूं 8 और 8 16, 1 5 2 7 1 8 86, ये भी सही है। तीनों को ऐड कर देता हूं, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो तीनों ऐड किए मतलब -58 माइनस 43 और -28, कितना आया ये, तो 8 और 8 16, 3 19 9 1 ना 58 43 78, 8 8 16 3 19 1 1 5 5 10 2 12 129, जबकि यहां क्या दिया है 121, मतलब ये गलत जवाब। इस तरह से ये आपको मैंने वेक्टर्स के 10 क्वेश्चन पूरे सारे PYQs एडवांस में आए हुए करवाए बेटा। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करना, वेक्टर का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, वेक्टर का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविम ज्यामिति की बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। स्टडी आप करते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और सारे चैप्टर्स IIT टारगेट बेस से कवर कर सकते हैं आप, एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, जय हिंद।